help me stay focused. Please help me learn and understand better. Please help me stay away from all the distractions. Please help me maintain a very positive attitude. 30 seconds के लिए सभी लोग अपने मन में सोचेंगे जो आप चाहते हैं जिंदगी में. Please think about it for 30 seconds. Repeat this line with me. Dear God, dear universe, please help each and every one of us get what we want in life. चलिए, तो इसी पॉजिटिव नोट के साथ आज का सेशन हम स्टार्ट कर रहे हैं. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो आज का सेशन जो है, सबसे पहले ना आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मुझे आप लोगों से एक ना कमिटमेंट चाहिए. और वो कमिटमेंट क्या है आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले, कि आज के सेशन में आप लोग डरेंगे नहीं. आज के सेशन में मैं थोड़ा सा लेवल हाई करने वाली हूँ. थोड़ा सा हाई करूंगी, ज्यादा हाई नहीं करूंगी. चिंता मत करो, एक एक चीज को समझाते हुए करूंगी. बट आज के सेशन को देख के आपको डरना नहीं है. आपको अपनी पूरी कोशिश करनी है समझने की, और हम समझेंगे, लेकिन थोड़ा सा लेवल हम हाई भी करेंगे. क्यों क्यों मैं थोड़ा सा लेवल हाई करने की बात कर रही हूँ? इसका रीजन है क्योंकि जब डिफिकल्ट चीजों को देखेंगे तभी वो डर खत्म होगा एग्जामिनेशन का. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन से स्टार्ट कर रहे थे. कल की क्लास में हमने 2 रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन किए थे. और हमने क्या समझा था? हमने समझा था कि अगर लॉन्ग आरसी आता है या मीडियम आरसी आता है तो क्वेश्चंस को रीड करते हैं और स्किमिंग करते हैं. जबकि अगर शॉर्ट आरसी आता है या फिर स्टोरी बेस्ड आरसी आता है तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले रीड करते हैं शॉर्ट आरसी को या स्टोरी को, और फिर क्वेश्चंस को करते हैं. तो ये 2 अलग अलग स्ट्रैटेजीज थी जो हमने सीखी थी. चलिए अब आ जाते हैं आज के क्वेश्चंस पे. रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में सबसे पहले हमें कमांड बनानी है. तो सबसे पहले उन्हीं के अंदर का जो डर है उस डर को एलिमिनेट करते हैं. और फिर उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन करने के बाद आज हम एक बहुत प्यारा सा पैटर्न और करेंगे. सो वील डू अ वेरी ब्यूटीफुल पैटर्न आल्सो आफ्टर दिस. एक मिनट दीजिएगा, मैं फाइल अपलोड कर देती हूँ आपकी स्क्रीन पे. And this is the file on your screen. बेटा जो आप लोगों ने फीडबैक्स दिए थे कल, जो बोला था वो हमने सब कुछ टेक्निकल टीम को दे दिया है. कल क्योंकि 2 अक्टूबर था, टेक्निकल टीम काम नहीं कर पाई थी. आज 3 अक्टूबर है, सारी टेक्निकल टीम ऑफिस में आ गई है, तो सारी की सारी चीजों पे वो काम कर लेगी. जिन लोगों का इंटरनेट ज्यादा लग रहा है वो सभी लोग एजुकेटर वीडियो को ऑफ कर लेंगे. आपको साइड में यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन मिलेगा, वहां पे जाके आप एजुकेटर वीडियो को ऑफ कर लो. जिन लोगों को स्क्रीन छोटी लग रही है वो फुल स्क्रीन कर लेंगे, तो फुल स्क्रीन भी दिखना स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, अब हम यहाँ पे फोकस कर लेते हैं. लेट्स फोकस हियर. सभी को रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन दिख रहा है? आई होप आरसी सभी को विजिबल है. अब ये क्या है? क्या मैं कह सकती हूँ ये बहुत लंबा आरसी है? तो बहुत लंबा आरसी है तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा? सबसे पहला स्टेप होगा कि हम सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़ेंगे. सबसे पहले क्वेश्चन को हमने देखा, ध्यान से देखना. हाउ मेनी ऑफ द अबव इज करेक्ट? इनमें से कौन सा है जो करेक्ट है? कोई कीवर्ड है ही नहीं, कोई ऐसा वर्ड ही नहीं जो मुझे पैसेज में मिलेगा. कोई बात नहीं, चलो मैं अगले क्वेश्चन पे आ गई. कौन कौन से अजम्पशंस हम कर सकते हैं? फिर से कोई कीवर्ड नहीं है, चलो कोई बात नहीं, हम अगले क्वेश्चन पे आ गए. 4 वर्ड्स हैं जो पूरे पैसेज में हाईलाइटेड है, उनमें से बताना है कौन सा इनकरेक्ट वर्ड है. तो हमें क्या करना पड़ेगा? पैसेज को हम पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा. इन्फ्रेंस पूछा गया, अभी मैं आपको समझाऊंगी इन्फ्रेंस क्या होता है. फिर से कोई भी कीवर्ड नहीं है. यहाँ पे कोई ब्लैंक हमें फिल करना है, बट क्योंकि पूरा का पूरा पैराग्राफ का पार्ट है तो हम पहले पैसेज पढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा हम क्या कर सकते हैं.
तो इस तरह के पैसेजेस क्या होते हैं, इस तरह के पैसेजेस ऐसे पैसेजेस होते हैं जिनमें आपको कोई भी कीवर्ड नहीं मिलता है। तो इस तरह के पैसेजेस आपको बहुत बार कहाँ मिलेंगे, बहुत बार एग्जामिनेशन में मिलेंगे। चलो, तो अब हम क्या करते हैं, इस पैसेज को समझने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट पैसेज है, मेंस लेवल का पैसेज है, इसलिए मैं आप लोगों को स्किमिंग नहीं करवाऊंगी इसकी, आप लोगों को पूरा पूरा समझाऊंगी, समझे। बट उससे पहले मैं चाहती हूँ, मेरे समझाने से पहले एक बार आप लोग भी इसको एक बार पढ़ें। तो मैं आप सभी को 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, रीड इट एवरीवन, फिर उसके बाद मैं समझाऊंगी। चलिए, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कितने लोग पढ़ पाए 1 मिनट में? जो लोग नहीं पढ़ पाए, आइए साथ में पढ़ते हैं, है ना। और जो बिल्कुल बेसिक वाले बच्चे हैं, ध्यान से समझना मैं कैसे समझा रही हूँ। जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसने क्या किया है, नोटिफाई कर दिया है रूल्स, उसने रूल्स बना दिए हैं, लोगों को बता दिया है उन रूल्स के बारे में, फॉर द वैल्यूएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होगी जो रेसिडेंट वहां पे रहने वाले एंड नॉन रेसिडेंट वहां पे ना रहने वाले इन्वेस्टर्स कर रहे हैं स्टार्टअप्स में। 10 पेविंग वे, पेविंग वे मीन्स रास्ता देना, तो इन्होंने क्या किया है, रास्ता दे दिया है फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द चेंजेस, चेंजेस के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, जो कहां पर आए हैं 2023-24 के बजट में है। तो जो बजट में चेंजेस आए हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। चेंजेस क्या आए हैं, इस रूल में चेंजेस आए हैं, इस रूल के चेंजेस के हिसाब से तो जो सीबीडीटी है वो क्या कहता है, वो कहता है कि जो वैल्यूएशन होगी इन शेयर्स की, अभी कौन से शेयर्स है हमें समझने की जरूरत नहीं है, बस कोई शेयर्स है तो इन शेयर्स की जो वैल्यूएशन है और जो इक्विटी शेयर्स की वैल्यूएशन है जो स्टार्टअप्स इशू करते हैं, वो उनकी मार्केट वैल्यू पर होगी। तो जितनी उनकी मार्केट वैल्यू होगी उतनी ही उनकी वैल्यूएशन होगी। तो ये जो अमेंडेड रूल्स हैं, ये जो बदलाव आया है रूल्स में, ये जो है 5 अलग अलग मेथड्स को रिटेन कर रहे हैं, मतलब 5 अलग अलग मेथड्स को अपने पास रख रहे हैं जो रूल्स में आए हैं। ये 5 अलग अलग मेथड्स के नाम दिए गए हैं। ये जो रूल्स हैं सितंबर 25 से चालू हो जाएंगे। डिलॉइट इंडिया पार्टनर, डिलॉइट के जो इंडिया पार्टनर है सुमित सिंघानिया, उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला कि जो नए रूल्स आए हैं उसमें बहुत सारे मेथड्स हैं काम करने के लिए, और इससे क्या होगा, रूल्स को फॉलो करना, कंप्लायंस का मीनिंग क्या होता है, फॉलोइंग ऑफ रूल्स। तो रूल्स को फॉलो करना क्या हो जाएगा, लेस ओनरस, ओनरस मीन्स कम कोशिश, कम एफर्ट्स लगेंगी, कम बर्डन सम हो जाएगा, मतलब कम बर्डन लगेगा लोगों को हैंड्सफोर्थ। इसके बाद ऑल्सो साथ के साथ अ सेफ हार्बर, हार्बर मीन्स एक सेफ प्लेस, एक सेफ चीज जो परमिट करेगी, अलाउ करेगी कि 10% से आप फेयर वैल्यू से डेविएट कर सकते हो, जो एक्चुअल वैल्यू है उसका कम ज्यादा हो सकता है 10% का। इससे क्या होगा, एडजस्टमेंट हो पाएंगे जब आपको जरूरी हो। तो पूरे पैसेज को जब हमने पढ़ा तो हमें क्या समझ में आया, पूरे पैसेज को पढ़ने पे हमें समझ में आया कि कोई नए रूल्स आए हैं, उन नए रूल्स में क्या किया गया है, अलग अलग मेथड्स बताए गए हैं कि किस हिसाब से किसी स्टार्टअप को वैल्यूएशन दी जाएगी, और लोगों को अच्छे लग रहे हैं ये रूल्स। डिलॉयट के पार्टनर ने भी बोला कि अच्छी चीज है, और इससे क्या होगा, रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम आसानी से फॉलो कर पाएंगे, और अगर कोई एडजस्टमेंट करना होगा तो 10% का प्लस माइनस हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पैसेज समझ आया सभी को? ऑट टू का मीनिंग होता है चाहिए, शुड। मैं इस तरह का पैसेज क्यों लिया है आप लोगों के परफेक्शन में, क्योंकि जनरली आपके एग्जामिनेशन में इस तरह के पैसेजेस आते हैं, इकोनॉमी बेस्ड, फाइनेंस बेस्ड, कंपनी बेस्ड,
चलो अब अगला पैराग्राफ पहले मैं चाहूंगी खुद से पढ़ेंगे। henceforth मीन्स अतः इसके बाद से। 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, पहले खुद से पढ़ने की कोशिश करो फिर मैं समझाऊंगी। वैल्यूएशन का मीनिंग होता है उस स्टार्टअप की कितनी वैल्यू है। 1000 करोड़ का स्टार्टअप है, 100 करोड़ का स्टार्टअप है, 500 करोड़ का स्टार्टअप है, तो उसकी वैल्यूएशन है। पढ़ लिया सभी ने? जो लोग 1 मिनट में नहीं पढ़ पा रहे हैं उनको इसको इम्प्रूव करते हुए चलना है। मैं आपको जितने भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चंस करवाऊंगी ना बेटा आगे परफेक्शन प्रो में, आपको हमेशा मैं टाइमर दूंगी जिससे कि आपको पता चले कि आपकी रीडिंग स्पीड में इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। हर 15 डेज में आई वांट कि आपकी रीडिंग स्पीड इम्प्रूव हो। तो अभी 15 दिन होते जाएंगे परफेक्शन को आते आते, आप लोग मुझे बताओगे कि क्या अब स्पीड इंक्रीज हुई है या नहीं हुई है। चलो देखते हैं। ओवरऑल अगर हम सब चीजों को साथ में देखें, दैट ट्रैजेक्टरी, ट्रैजेक्टरी का मीनिंग क्या होता है? रास्ता। जो ओवरऑल रास्ता है वो क्या है कि हम इन मेथड्स को किसके साथ अलाइन कर दें, मतलब जो मेथड्स हैं वो रेगुलेशन, रूल, नॉर्म्स का मीनिंग होता है रूल्स, रूल्स से मैच कर जाए। अलाइन का मीनिंग क्या होता है? मैच करवा दें। ऐसा सिंघानिया जी ने बोला। ये जो नांगिया और को एलएलपी के पार्टनर है अमित अग्रवाल, उन्होंने बोला कि ये जो अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट्स मींस बदलाव, ये जो बदलाव आए हैं इस एक्ट में, ये पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रहे हैं। ये टैक्स पेयर्स को वो फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं, मतलब वो आसानी दे रहे हैं, अलग अलग मेथड्स दे रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? डेट भी आसानी से सिंप्लीफाई हो जाएगी, लोग इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, इन्वेस्टमेंट भी आएगा, क्लैरिटी भी मिल गई और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी होगा। तो उन्होंने बताया कि ये नए रूल्स जो आए हैं वो कैसे हैं? अच्छे हैं, इससे बहुत सारे फायदे होंगे। एक थ्रेशोल्ड भी बना दिया गया। थ्रेशोल्ड मींस मिनिमम वैल्यू तो इतनी होनी होनी चाहिए। तो इससे क्या होगा? और एफिशिएंसी हो जाएगी, फेयरनेस, टैक्स को अच्छे से इवैल्यूएट कर पाएंगे। इससे क्या होगा? दोनों का ही फायदा होगा, टैक्स पेयर का भी और सरकार का भी। तो ये जो बदलाव आए हैं ये टैक्स पेयर्स को क्या दे रहे हैं? बहुत सारे मेथड्स दे रहे हैं। अच्छा, ऑथर एक ही बात को बार बार रिपीट नहीं कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो ऑथर क्या कर रहे हैं? ऑथर एक ही चीज को बार बार रिपीट कर रहे हैं कि ये टैक्सेस अच्छे, सॉरी ये चेंजेस जो हैं अच्छे हैं, ये चेंजेस अच्छे हैं, ये चेंजेस अच्छे हैं, इनसे ये फायदा होगा, इनसे ये फायदा होगा, बहुत सारे मेथड्स मिल जाएंगे। तो बार बार एक ही चीज रिपीट हो रही है। क्या बात समझ में आ रही है? नई नई अप्रोचेस मिल जाएंगी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा और क्लैरिटी मिल जाएगी। अब यहाँ पे ये वर्ड है, अब इस वर्ड का क्वेश्चन था कि क्या ये वर्ड अपनी जगह सही है? मुझे बताओ, इसको देखो और बताओ। स्टिफलिंग वर्ड का मीनिंग क्या होता है? स्टिफलिंग वर्ड का मीनिंग होता है कोई चीज जो क्या कर दे, कोई चीज जो गला घोट दे, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं स्टिफलिंग। अब यहाँ पे तो हम पूरे में पॉजिटिव टोन की ही बात कर रहे थे, पॉजिटिव 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 टोन की बात कर रहे थे। तो आप लोग मुझे बताओ क्या स्टिफलिंग वर्ड सही है यहाँ पे? इज स्टिफलिंग वर्ड करेक्ट हियर? गला घोटने वाली क्लैरिटी, तो ये कैसा हो गया? ये तो नेगेटिव हो गया। तो इसका मतलब है स्टिफलिंग तो यहाँ पे नहीं आना चाहिए। यहाँ पे क्या आना चाहिए? कोई पॉजिटिव वर्ड आना चाहिए। तो यहाँ पे क्या आएगा? क्लैरिटी को सपोर्ट कर रहे हैं, क्लैरिटी को इंक्रीज कर रहे हैं, क्लैरिटी को फोस्टर, फोस्टर का मीनिंग भी क्या होता है? सपोर्ट करना, इनहैंसिंग, इंक्रीज करना क्लैरिटी को। तो कोई पॉजिटिव टोन का शब्द आना चाहिए था। क्यों? क्योंकि हम तारीफ ही तारीफ कर रहे हैं, हम बुराई तो कर ही नहीं रहे किसी चीज की। तो क्लैरिटी खत्म नहीं हो रही है, क्लैरिटी खत्म हो गई तो मतलब नेगेटिव वर्ड हो गया। स्टिफलिंग का मीनिंग क्या होता है? किसी चीज का गला घोटना, किसी चीज को क्या करना? सफोकेट कर देना। तो मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ?
इनकरेक्ट वर्ड कौन सा था? हमें बाकी वर्ड्स को पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, हमें क्लियरली समझ में आ गया कि स्टिफलिंग जो था वो गलत शब्द था। तो आंसर वाज व्हाट? बी। समझ आया एक क्वेश्चन? चलिए आगे बढ़ते हैं। मोरोवर ये जो रूल्स आए हैं इनमें क्लॉज भी ऐड हुआ है जो कहता है, जो सीसीपीएस को एड्रेस करता है, मतलब इस कोई प्रॉब्लम होगी, सीसीपीएस करके मतलब कुछ है, उसको वो क्या कर रहा है? एड्रेस कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर रहा है। फिर उसके बाद एसडब्ल्यू इंडिया के जो पार्टनर है अतुल पुरी, उन्होंने क्या बोला कि इन्होंने जो रूल्स में चेंजेस किए हैं एक फेयर मार्केट वैल्यू पे आने के लिए, इन्होंने बताया कि रूल्स चेंज हुए हैं और एक फेयर मार्केट वैल्यू पे आ गए। तो पूरे पैसेज में सेम ही बात रिपीट मोड पे है, और वो क्या है कि चेंजेस हुए हैं, इन चेंजेस का पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, अब रूल्स आसानी से फॉलो हो पाएंगे, अब इन्वेस्टमेंट अच्छी से अच्छी आएगी, और फिर अलग अलग लोग इसकी तारीफ कर रहे हैं। अमेंडेड मींस चेंज। चलो अगला पैराग्राफ पढ़ेंगे सभी लोग, 1 मिनट का टाइम है। चलो समझते हैं। रूल जो है ये 2 मेथड बताता है, दोनों मेथड का नाम बताया गया। कोई रेफरेंस नहीं था कि शेयर्स की वैल्यू कैसे बनाई जाएगी नॉन रेसिडेंट को लेकर, मतलब रेसिडेंट वालों के लिए तो मेथड था, नॉन रेसिडेंट का कोई नाम नहीं था। इससे क्या होगा? कंफ्यूजन होगा सबके बीच में। अब ये पुराना रूल था। पुराना रूल क्या था कि वो रेसिडेंट इन्वेस्टर्स का तो रूल था, लेकिन नॉन रेसिडेंट ऑफिसर्स को लेके, इन्वेस्टर्स को लेके कोई रूल नहीं था। तो अभी जो नया रूल आया है इसमें 5 तरीके और ऐड कर दिए गए, फिर से वही सेम बात। मतलब ऑथर ने कितना रिपीट मोड में बात की है। क्या कह रहा है कि जो नया रूल आया है वो क्या 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 हुआ उसमें, कि उसमें 5 नए मेथड्स और ऐड कर दिए गए इन मेथड्स के अलावा। हाउएवर जो ऑप्शन है कि हम इन पांचों में से कोई भी मेथड का इस्तेमाल कर सके, ये रेसिडेंट इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, मतलब जो बाहर वाले इन्वेस्टर्स हैं उन्हीं के लिए है कि वो पांचों में से कोई भी मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो वहां के रहने वाले इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए सारे मेथड्स नहीं है। ये जो नया रूल आया है वेलकम मूव है, फिर से वही बात सेम रिपीट हो गई। इससे क्या हो रही है? क्लैरिटी और आ रही है, फिर से सेम बात रिपीट हो गई। क्लैरिटी पहले भी बोली थी ऑथर ने, आ गई है। तो सबके लिए क्लैरिटी आ गई है। अब वो अपना मेथड खुद अडॉप्ट कर सकते हैं। अब कोई केस नहीं चलेगा, लेजिटेशन मींस कोई कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं होगी, कोई केस नहीं चलेगा, और जो गलत ट्रांजैक्शंस होंगे उनको भी एड्रेस किया जा सकता है स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करते हुए। ऐसा पूरी जी ने बोला। अमित माहेश्वरी ने क्या बोला कि ये जो नए रूल्स आए हैं उन्होंने बहुत ध्यान रखा है इस वैल्यूएशन मैकेनिज्म का, वैल्यूएशन बहुत अच्छे से होगी, 5 मेथड से होगी, जो पहले नहीं था, क्योंकि पहले सिर्फ 2 ही तरीके। फिर से वही बात सेम रिपीट हो। अब समझ में आ रहा है स्किमिंग की वैल्यू क्यों है? अभी तो मैं आपको रीडिंग करके समझा रही हूँ, इसलिए इतना टाइम लग रहा है, क्योंकि आप अभी बहुत सारे बच्चे नए हैं। क्या स्किमिंग की इंपॉर्टेंस समझ में आ रही है? तो इस पूरे को जब हम स्किम करते तो हमें सिर्फ एक ही आइडिया समझना था, मेन आइडिया। और वो मेन आइडिया क्या था? वो मेन आइडिया था कि भाई नए रूल्स आए हैं, नए मेथड्स आए हैं, नए मेथड्स अच्छे हैं, इससे फायदा होगा। दिस वाज द मेन आइडिया। चलो लास्ट पैराग्राफ स्किम करेंगे, सॉरी रीड करेंगे, 1 मिनट का टाइम है।
ये जो एक्सटेंशन हुआ है 10% सेफ हार्बर का, 10% सेफ हार्बर मीन सेफ एक लिमिट का, कि कोई बात नहीं 10% ऊपर नीचे चलेगा। ये जो एक्सटेंशन हुआ है, जैसे कि पहले इक्विटी शेयर्स के लिए था, अब ये सेफ्टी का मार्जिन दे देगा कि अगर कोई फ्लक्चुएशन होता है, कुछ ऊपर नीचे होता है, तो एक अच्छा कदम है, माहेश्वरी जी ने बोला। ये बात भी पहले ऑथर बोल चुके थे, अब दोबारा रिपीट कर दी। सीबीडीटी ने रूल्स बनाए किस तरीके से वैल्यूएशन की जाएगी इन स्टार्टअप्स की, जिससे कि इनकम टैक्स उन पर लगाया जाए, जिसको एंजल टैक्स बोलते हैं, और पब्लिक कमेंट्स भी आए उस पे। अभी जो नए रूल्स आए हैं, ये जो रूल्स थे पुराने वाले, इनके गैप को खत्म कर देंगे। अभी तक इन्वेस्टर्स या रेसिडेंट्स की जो इन्वेस्टमेंट्स होती थी, उनके ऊपर टैक्स लगाया जाता था, इसको एंजल टैक्स बोला करते थे। अब फाइनेंस एक्ट ने बोला है कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं जो इसके ऊपर होंगी, उनके ऊपर भी टैक्स लगेगा, चाहे इन्वेस्टर इंडिया का हो या बाहर का हो। इन अमेंडमेंट्स के बाद चिंताएं उठाई गई हैं कि क्या मेथड होंगे ये पता लगाने के कि उसकी स्टार्टअप की मार्केट वैल्यू क्या है, दो अलग अलग लॉस के अंदर। श्रुति केपी ने बोला कि जो 10% की जो टॉलरेंस लिमिट है, इसको भी अलाउ किया गया है। फिर से वही बात, बैक टू बैक सेम बात क्या हो रही है, सेम बात रिपीट हो रही है कि नए रूल्स आ गए, 10% का मार्जिन होगा, ऊपर नीचे 10% चलेगा। इससे क्या होगा, जो नॉन रेसिडेंट लोग हैं उनके ऊपर भी टैक्स लग जाएगा, पहले सिर्फ रेसिडेंट वालों के ऊपर ही टैक्स लगता था। पैसेज समझ आया सभी को? आखिरी जो क्लैरिटी आ गई है, फिर से वही बात, क्लैरिटी आ गई है। वो जो क्लैरिटी आई है वो बहुत लंबे टाइम से ओवरड्यू थी, मतलब बहुत लंबे टाइम से पेंडिंग थी वो क्लैरिटी। अब वो क्लैरिटी आ गई है, और ये कैसा है, एक वेलकम मूव। ऑथर ने 2 बार पहले भी बोला है वेलकम मूव है, वेलकम मूव है, फिर से वेलकम मूव बोल दिया, ऐसा श्रुति ने बोला। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज और जो मुझे आप लोगों से बोलनी है, अभी हम ना स्टार्टिंग में प्रेयर करते हैं कि भगवान जी मुझे ना फोकस करने में हेल्प करना। मैं आपको पैसेज समझा रही हूँ, आप लोग लगे पड़े हो कमेंट्स में। इस तरह का फोकस है आपका, मतलब आप एग्जामिनेशन में जा रहे हो, पेपर पे फोकस करोगे या कमेंट करने में फोकस करोगे? मैम स्किमिंग कैसे करते हैं ये सिखा दो। मैम कल वाली क्लास नहीं कर पाए थे, अब क्या करें? मैम चैट ऑफ कर दो। मैम क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैम अनअकैडमी वाली फीलिंग आ रही है। मैम मजा आ रहा है क्लास में। तो क्वेश्चन पे फोकस कर लो बेटा, पढ़ लो। आखिरी 10 मिनट ये सब चिट चैट कर लेंगे, बातें कर लेंगे। बहुत डिफिकल्ट पैसेज करवा रही हूँ, अगर इतना सा फोकस गया ना 10 सेकंड का, समझ नहीं आएगा पैसेज, एक क्वेश्चन समझ नहीं आएगा अगर इतना सा भी फोकस बिगड़ा। और आप तो माहिर हो, अपना फोकस तो बिगाड़ के बैठे ही हुए हो, मेरा फोकस भी बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हो। अब मैं चैट ऑफ कर रही हूँ इसलिए, जिससे किसी का फोकस ना बिगड़े। चलो, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। पहला क्वेश्चन, आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट है जो क्या है, कौन कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। चलो ट्राई करो। फर्स्ट क्वेश्चन पहले एक बार मैं चाहती हूँ खुद से ट्राई करेंगे सभी लोग, कौन कौन सा स्टेटमेंट आपको करेक्ट लग रहा है। पहले फर्स्ट पढ़ो, जो टॉलरेंस का थ्रेशोल्ड लगाया गया है कि कम से कम इतना तो होना ही चाहिए छोटी छोटी डिस्क्रिपेंसीज के लिए, ये अंडरमाइन कर रहा है। अंडरमाइन का मीनिंग क्या है, वैल्यू कम कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, मतलब अंडरमाइन एक नेगेटिव वर्ड है। एफिशिएंसी को और फेयरनेस को कम कर रहा है, एफिशिएंसी को कम कर रहा है, उसकी काबिलियत को, मतलब वो जितना काम कर सकती है, जितने अच्छी फेयर होके काम कर सकती है, वो कम हो रहा है। बताओ ट्रू है या फॉल्स है। अगले को पढ़ो, इससे क्या होगा, रूल 11 यूए से क्या होगा कि जो नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स हैं उनको एक्स्ट्रा मेथड्स मिल जाएंगे इक्विटी शेयर्स के लिए, जो रेसिडेंट्स को अवेलेबल नहीं है। तो उनको वो मेथड मिल जाएंगे जो रेसिडेंट्स को अवेलेबल नहीं है। पैसेज में लिखा हुआ था कहीं कुछ ऐसा कि रेसिडेंट के पास वो नहीं है लेकिन नॉन रेसिडेंट के पास है। ये देखो, ये वाला जो मेथड है ये अवेलेबल नहीं है रेसिडेंट के लिए, लेकिन ये मेथड नॉन रेसिडेंट के लिए अवेलेबल है।
तो नॉन रेसिडेंट को एक्स्ट्रा मेथड्स मिल रहे हैं एज कंपेयर टू रेसिडेंट। बताओ ट्रू है फॉल्स है? सी पढ़ो। ये जो नए रूल्स आए हैं ये बहुत सारी टेक्निक्स दे रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, चीजों को फॉलो करने का चैलेंज हाइटन हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, चैलेंजेस बढ़ रहे हैं। ये जो नए रूल्स आए हैं ये चैलेंजेस को इंक्रीज कर रहे हैं, चैलेंजेस का मतलब है प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स को क्या ये बढ़ा रहे हैं? बताओ ट्रू है या फॉल्स है? अगला, ये जो सेफ हार्बर दिया गया है, सेफ हार्बर का मीनिंग है 10% ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, ये जो सेफ हार्बर वाला ऑप्शन है क्या दिया हुआ है, जो पहले से इक्विटी शेयर्स को दिया गया था, ये अच्छा कदम है, इज अ प्रूडेंट, प्रूडेंट मींस लॉजिकल स्टेप है फ्लक्चुएशंस के अगेंस्ट। चलो 10% का ऊपर नीचे हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये अच्छी चीज है। बताओ इनमें से कितने स्टेटमेंट है जो करेक्ट है? लेट्स सी कितने लोग का आंसर ठीक निकलता है। हाँ जी, क्या घोटाला किया? क्या ये बात समझ में आ रही थी? ये नेगेटिव टोन थी, ये भी नेगेटिव टोन थी, तो ये दोनों तो फॉल्स थे कि एफिशिएंसी कम हो गई है, चैलेंजेस बढ़ गए हैं। ऑथर ने तो चीख चीख के तारीफ करी है, ऑथर ने इतनी तारीफ आज तक किसी की नहीं की होगी जितनी इन चेंजेस की करी है रूल्स में, तो नेगेटिव टोन तो आ ही नहीं सकता। तो ए और सी तो फॉल्स थे। हाँ, इसमें एक्स्ट्रा मेथड्स दिए गए हैं ये लिखा हुआ था, सेफ हार्बर दिया हुआ है ये भी लिखा हुआ था, तो ये दोनों ट्रू थे। तो आंसर वाज ओनली 2 वर ट्रू, सिर्फ और सिर्फ 2 सच सही थे। कोई परेशानी किसी को? चलो आगे बढ़ जाते हैं। मैम यहाँ पे रूल 11 यूए एक्स्ट्रा वैल्यूएशन मेथड्स देता है, लिखा तो हुआ है बेटा, ये लिखा हुआ देखो। जो ऑप्शन था इक्विटी शेयर्स को, वो रेसिडेंट इन्वेस्टर्स के पास नहीं था। रूल 11 यूए जो है 2 मेथड्स देता था रेसिडेंट इन्वेस्टर्स को, कोई भी रेफरेंस नहीं था नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स का, इसकी वजह से कंफ्यूजन होता था। जो अमेंडेड रूल आया 11 यूए ये 5 मेथड्स देता है नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स को इनके अलावा, तो ये दोनों भी देता है और 5 और देता है, मतलब 7 मेथड्स दे देता है नॉन रेसिडेंट को। लेकिन ये जो इक्विटी शेयर्स को वैल्यू करना इन पांचों में से किसी के हिसाब से ये रेसिडेंट इन्वेस्टर्स के लिए अवेलेबल नहीं है, तो ये अमेंडेड वाला रूल देता है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, रूल 11 यूए ऑफर्स नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स एक्स्ट्रा वैल्यूएशन मेथड्स फॉर इक्विटी शेयर्स नॉट अवेलेबल टू रेसिडेंट्स। अच्छा यहाँ पे ना एक एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, ये वाला रूल नहीं है, ये अमेंडेड वाला रूल है। तो बहुत लोगों को लग रहा होगा हाँ कि ये अमेंडेड वाला रूल है, जो चेंजेस आए हैं वो वाला है ना, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है अमेंडेड वाला जो रूल है वो देता है, जो चेंजेस आए हैं वो देता है। यस, तो हम इसको ट्रू या फॉल्स क्या कह सकते हैं? बट प्रॉब्लम ये है, नहीं जो बच्चे कह रहे हैं मैम बी फॉल्स है, प्रॉब्लम ये है ऐसा भी तो नहीं दिया हुआ ना कि ये पुराना वाला है, क्लियर नहीं है इसमें। जो बच्चे कह रहे हैं फॉल्स है, क्लैरिटी नहीं है, ऐसा भी तो नहीं दिया हुआ ना कि पुराना वाला है ये कैसे पता चला कि ये पुराना वाला है? ये नहीं पता चला कि नया है, तो ये भी नहीं पता चला कि पुराना है। इसमें तो 11 यूए दिया हुआ है, तो उसका मतलब क्या है, ये फॉल्स तो नहीं है। हाँ, ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन किस 11 यूए की रूल की बात हो रही है। तो इस केस में हम क्या आंसर मार्क करेंगे? इस केस में ना क्वेश्चन में मिस्टेक है, या तो यहाँ पे अमेंडेड लिखते या फिर यहाँ पे प्रेजेंट लिखते, प्रेजेंट वाला जो है डी वाला तो बिल्कुल सही है
कि पहले सिर्फ इक्विटी शेयर्स को ही ये सेफ चीज मिलती थी, अब जो है सबको मिल रही है, अब सीसीपीएस इन्वेस्टमेंट सबको मिल रही है। इसमें हम कांट से कह सकते हैं, क्लियर नहीं है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो हाउ मेनी ऑफ द अबव आर करेक्ट, जो बिल्कुल करेक्ट है वो कौन कौन से हो गए, सिर्फ और सिर्फ एक ही हो गया, एंड दैट इज डी, दैट मीन्स ओनली वन, सिर्फ और सिर्फ एक करेक्ट है। कोई परेशानी किसी को भी? चलो नेक्स्ट पर आए, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कौन कौन से अजम्पशंस हैं जो हम पैसेज को लेके बना सकते हैं? अभी क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, पहले तो इसके लिए समझते हैं कि अजम्पशन होता क्या है। अजम्पशन का मतलब होता है वो चीज जो पैसेज में डायरेक्टली नहीं लिखी हुई है, लेकिन आपको पैसेज को पढ़ते समय ये फील हो गया कि ऑथर उस बात को मान के बैठा हुआ है। तो अजम्पशन क्या होता है? वो चीज जो पैसेज में डायरेक्टली मेंशन नहीं है, नॉट डायरेक्टली मेंशन्ड इन द पैसेज, बट पैसेज को पढ़ के हमें फील हो गया कि ये बात तो है। अब ये वाला क्वेश्चन साथ में करेंगे क्योंकि ये वाले क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं। चलो सबसे पहले ए वाला पढ़ते हैं। जो टैक्स को हम अलाइन कर रहे हैं कंट्रोल नॉर्म्स के साथ, मतलब किस तरीके से टैक्स निकाला और किस तरीके से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो हम चाहते हैं कि दोनों चीजें मैच कर जाएं, ये हिंट करती हैं कि अभी प्रॉब्लम्स हैं जिसको अटेंशन की जरूरत है। चलो पहले ए वाला समझना, थोड़ा सा ना गहराइयों में जाके समझना पड़ेगा, इसलिए फुल फोकस के साथ। पैसेज में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था पैसेज में? कि चीजों को अच्छा करने के लिए टैक्स को, जितना टैक्स आ रहा है और जो रूल्स हैं उनको मैच करवाना होगा। तो इसके पीछे अजम्पशन क्या था? कहना से इसके पीछे अजम्पशन था कि अभी प्रॉब्लम्स हैं, तभी ऑथर कह रहे हैं कि ठीक करना होगा उन प्रॉब्लम्स को। क्या ये बात समझ में आई? इसको ऐसे समझो, मैंने आपको बोला कि आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, अभी जो आप कर रहे हो उससे काम नहीं चलेगा, थिंग्स वोंट वर्क लाइक दिस, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, काम नहीं चलेगा ऐसे। तो अगर मैंने आपसे पूछा कि मेरी इस बात के पीछे क्या अजम्पशन है, तो क्या मैं कह सकती हूँ कि मेरी इस बात के पीछे अजम्पशन ये है कि अभी आप हार्डवर्क नहीं कर रहे हो, अभी आप थोड़े से लेजी हो रहे हो, अभी आप अपना 100% नहीं दे रहे हो, यू आर नॉट गिविंग योर 100%। तभी तो मैं ये बात कह पाऊंगी कि भाई मेहनत कर लो, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। क्या अजम्पशन समझ में आया? अजम्पशन क्या होता है सभी को? चलो, तो वहां पे भी यही लिखा हुआ था कि टैक्स को रूल्स एंड रेगुलेशन से मैच करो। तो इसका मतलब क्या है? अभी कुछ प्रॉब्लम्स तो चल रही है, इसलिए कह रहे हैं कि अब इनको अलाइनमेंट की जरूरत है। तो कहने से ये अजम्पशन सही है। चलो अब दूसरे को पढ़ते हैं, सेकंड वाला अजम्पशन सही है या नहीं। पहले आप लोग मुझे बताओ, चलो पहले आप ट्राई करो फिर मैं बताऊंगी सेकंड वाला अजम्पशन सही है या नहीं है, बताओ। ये जो रूल्स आए हैं ये दिखा रहा है कि सरकार कमिटेड है इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के लिए और इनोवेशन के लिए। डिस्क्रिपेंसीज मींस चीजें मैच ना करना। भाई ऑथर ने चीख चीख के बोला है कि इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, सरकार इस चीज को कर रही है इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए, इसका मतलब क्या है? सरकार कमिटेड है इस चीज को करने के लिए। अजम्पशन क्या है कि सरकार चाहती है बढ़ाना इसलिए ऐसा कर रही है। तो कहने से ये भी अजम्पशन सही है। चलो आखिरी वाले को ट्राई करो, क्या ये अजम्पशन सही है? स्टार्टअप्स और इन्वेस्टर्स जो हैं मे हैव कंटिन्यूड टू ऑपरेट, ऐसा हो सकता है कि अभी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस चल रहे हैं उनके अंदर वो ऑपरेट करना कंटिन्यू कर सकते हैं फॉर इनकम टैक्स रिलेटेड टू स्टार्टअप फंडिंग। इनकम टैक्स से रिलेटेड जो स्टार्टअप फंडिंग की ये है, स्टार्टअप और इन्वेस्टर्स जो है कंटिन्यू करेंगे ऑपरेट करना
इस फ्रेमवर्क से फॉर इनकम टैक्स के लिए जो स्टार्टअप फंडिंग से रिलेटेड है। इसको इनकम टैक्स तो बोलते ही नहीं है। इनकम टैक्स कहां से आ गया स्टार्टअप फंडिंग में? अगर स्टार्टअप की फंडिंग हो रही है तो हाउ इज इट एन इनकम टैक्स? उसको क्या बोला जा रहा था? ऑथर कौन सा टर्म यूज कर रहे थे? एंजल टैक्स बोल रहे थे। उसको जो बोला जा रहा था वो क्या बोला जा रहा था? ध्यान से देखिए, अभी तक जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स हैं या रेसिडेंट्स हैं उनके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा था, और उस टैक्स को क्या बोला जा रहा था? उस टैक्स को एंजल टैक्स बोला जा रहा था। अभी तक जो सीवीडीटी है वो ड्राफ्ट रूल्स के साथ आई कि क्या क्या फंडिंग, क्या वैल्यूएशन होगी फंडिंग की इन सारे स्टार्टअप्स में, जिससे कि इनकम टैक्स लगाया जाए। और उसको इनकम टैक्स नहीं, उसको क्या बोला जा रहा था? एंजल टैक्स बोला जा रहा था। तो सीवीडीटी मई में ही आ गई थी। उसने बोला था जो रूल्स एंड रेगुलेशंस चलेंगे वो एंजल टैक्स लगाया जाएगा। तो मई में ही बोल दिया गया था कि इनकम टैक्स को लगाने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लगेंगे और उसको बोला जाएगा एंजल टैक्स। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्टार्टअप्स एंड इन्वेस्टर्स जो इनकम टैक्स वाले फ्रेमवर्क को ही फॉलो करेंगे। नहीं, इनकम टैक्स वाले फ्रेमवर्क को नहीं फॉलो करेंगे। नए रूल्स एंड रेगुलेशंस आ गए थे मई में और एंजल टैक्स करके लगाया जा रहा था। तो ये तो गलत था। तो आंसर वाज बोथ ए एंड। समझ में आ रहा है? अगर 20% भी समझ में आ रहा है ना, आई एम मोर देन सेटिस्फाइड, क्योंकि आज का ये लेवल बहुत हाई है। इफ 20% भी समझ में आ रहा है, मोर देन सफिशिएंट है, क्योंकि लेवल बहुत हाई है। बट हमें धीरे धीरे इस लेवल को अब अपने अंडरस्टैंडिंग को इंक्रीज करना है। कोई परेशानी किसी को? आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन पे आते हैं। ये हमने कर ही लिया। अब बात आती है इन्फ्रेंस की। अजम्पशन समझ में आया था? चलो अब इन्फ्रेंस क्या होता है? इन्फ्रेंस होता है आपने पैसेज को पढ़ा, अपनी अंडरस्टैंडिंग को लगाया और आप किस नतीजे पर पहुंचे, आपको क्या बात समझ में आई, वो क्या होता है? इन्फ्रेंस। आपने पैसेज को पढ़ा, अपनी अंडरस्टैंडिंग को लगाया और आपको जो बात समझ में आई वो क्या है? आपका इन्फ्रेंस है। चलो सबसे पहले पहला देखते हैं, पहला वाला सच है गलत है। जो पास्ट की पॉलिसी थी, द एग्जिस्टेंस ऑफ अ रेगुलेशन और पॉलिसी इन द पास्ट जो वैल्यूएशन दे रही थी शेयर्स की नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स को। क्या पास्ट में कोई पॉलिसी थी जो नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स के लिए वैल्यूएशन दे रही थी? इसको दैट को हटा देना। हाँ, क्या पास्ट की कोई पॉलिसी थी जो शेयर्स की वैल्यूएशन दे रही थी नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स को? देख लेते हैं एक बार। पास्ट वाली पॉलिसी वैल्यूएशन किसको दे रही थी? जो पहले चल रही थी वो दो मेथड्स बता रही थी रेसिडेंट इन्वेस्टर्स के लिए। कोई रेफरेंस ही नहीं था नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स का। तो रेसिडेंट इन्वेस्टर्स के लिए तो मेथड था, नॉन वालों के लिए कोई रेफरेंस नहीं था, कुछ था ही नहीं नॉन वालों के लिए। दैट बेटा मैंने इसलिए हटाया क्योंकि वो सेंटेंस सही नहीं था, ग्रामर गलत थी। ग्रामर सही करने के लिए मैंने दैट हटाया था। ये सब्जेक्ट था, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन थी, इस सब्जेक्ट की वर्ब थी ये। चलो सेकेंड वाला बताते हैं। सीसीपीएस का जो टैक्स ट्रीटमेंट है वो बिल्कुल क्लियर बन सकता था, उसमें कोई लड़ाई वाला स्कोप ही नहीं था। मतलब उसमें कोई लड़ाई वाला स्कोप ही नहीं है, बहुत क्लियर है। तो ये जो टैक्स ट्रीटमेंट दिया इन रूल्स में ये एकदम क्लियर है, ये एकदम क्लियर हो सकता है। बताओ कि कोई स्कोप ही ना रहे। क्या ये क्लियर था? ऑथर ने चीख चीख के 10 जगह बोला है बहुत क्लैरिटी है, बहुत क्लैरिटी है, बहुत क्लैरिटी है, क्लियर है, क्लियर है। चिल्ला चिल्ला के ऑथर ने पूरे पैसेज में क्लियर 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 बोला है। तो इस इन्फ्रेंस को हम ड्रॉ कर सकते हैं कि वो क्लियर, पर्टेन टू मींस रिलेटेड टू। बेटा चलो अगला देखते हैं। सरकार जो है कदम उठा रही है फेयरनेस लाने के लिए कि चीजें फेयर हो, कहीं भी इनजस्टिस ना हो, यूनिफॉर्मिटी हो, सारी जगह सेम रूल्स रेगुलेशंस फॉलो किए जाएं, कि इन्वेस्टमेंट को टैक्स कैसे करना है
उनके नेचर या स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, चाहे वो रेसिडेंट हो चाहे वो नॉन रेसिडेंट हो, किसी भी तरह का टैक्स हो, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट हो, उसके ऊपर जो टैक्स लगना चाहिए, तो सरकार चाहती है कि इसके कोई फिक्स सेट रूल्स एंड रेगुलेशंस हो, फेयरनेस हो। क्या ये ट्रू है? ये तो ऑथर ने पूरे पैसेज का मेन आइडिया ही ये था, पूरे पैराग्राफ का मेन आइडिया ही ये था। तो ये इन्फ्रेंस तो हम ड्रॉ कर ही सकते हैं कि सरकार भी कदम उठा रही है इन चीजों को लेके। तो आंसर क्या हो गया? आंसर इज बोथ बी एंड सी। क्लियर सभी को? एवरीवन? कोई परेशानी? अगला क्वेश्चन, इसमें बताओ, पहले मुझे बताओ टोन पॉजिटिव आएगी या टोन नेगेटिव आएगी? यहाँ पे जो फ्रेज आएगा उसकी टोन पॉजिटिव आएगी या टोन नेगेटिव आएगी? चलो सभी को क्लियर है टोन पॉजिटिव आएगी? चलो अब आंसर भी बता दो फिर, अगर क्लियर है कि टोन पॉजिटिव आएगी तो। सबका सही होना चाहिए, इसमें मैं पोल दूंगी आप लोगों को, यूल गेट पोल इन दिस क्वेश्चन, तो बहुत अच्छे से ट्राई करो। टोन पॉजिटिव क्यों आएगी? क्योंकि पूरे पैसेज की टोन पॉजिटिव है। ऑथर चीख चीख के तारीफ कर रहे हैं। हाँ जी, क्या इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर को कॉम्प्लिकेट कर रहा है? कॉम्प्लिकेट मीन्स मुश्किल बना रहा है, अंडरमाइन मीन्स कम कर रहा है कॉन्फिडेंस? नहीं, नेगेटिव टोन है। ट्रांसपेरेंसी बढ़ रही है और लड़ाई होने के चांसेस कम हो रहे हैं? पॉजिटिव टोन है। एलिवेट मीन्स चिंताएं कम हो रही हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर क्या टैक्स लगेगा, कैसे लगेगा, उसको लेकर जो कंसर्न्स है, जो चिंताएं हैं, वो कम हो रही हैं। सही है, पॉजिटिव टोन है। तो आंसर इज बोथ बी एंड सी। समझ आया सभी को? एवरीवन? मैंने इस क्वेश्चन को करवाने से पहले बहुत डर रही थी कि आज मुझे करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। देन आई थॉट कि आप लोग तो मुझे पहले कह चुके हो कि मैम चैलेंजिंग से चैलेंजिंग क्वेश्चंस करवाना, हम डरेंगे नहीं। तो आप लोगों को बहुत भरोसा करके आज मैंने आप लोगों को पैसेज करवाया है, क्योंकि लैंग्वेज वाज वेरी डिफिकल्ट। चलो अगले पैसेज के लिए तैयार? अब एक पैसेज हमने साथ में किया है, दूसरा पैसेज हम क्विज फॉर्मेट में करेंगे। सो वील डू दिस पैसेज इन क्विज फॉर्मेट। तैयार है? अच्छा अब एक चीज और बता दूं पहले आप लोगों को, आप लोग परफेक्शन में एडमिशन ले चुके हो, तो अब आप लोगों को मैं कभी भी आप लोगों से ये नहीं सुनना चाहूंगी कि मैम ये डिफिकल्ट है या ये मुझसे नहीं हो रहा है, यार ये मैम ये नहीं, कुछ इजी करवाओ या प्री लेवल करवाओ। नहीं, अब इस सोच से आपको बाहर आना पड़ेगा। आई वॉन्ट यू टू से कि मैम बहुत ईजी था, मैम इससे भी डिफिकल्ट करवाओ, क्योंकि हमें अपनी तैयारी ऐसे करनी है कि जब एग्जामिनेशन हॉल में हम बैठे हो हमें पेपर बहुत इजी लगे, और वो पेपर बहुत इजी तभी लगेगा जब हम अपनी क्लास में हाई लेवल प्रैक्टिस करवा के जाएंगे। परफेक्शन को एक मिलिट्री ट्रेनिंग की तरह समझो। मिलिट्री ट्रेनिंग बहुत डिफिकल्ट होती है, इस तरह से मिलिट्री ट्रेनिंग करवाई जाती है कि वहां पे जंग के मैदान में कोई भी सिचुएशन हो सोल्जर्स डरे ना। तो इसको इसी तरीके से समझना है और तैयार रहना है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है डिफिकल्टी को लेके। चलो अब आते हैं अगले पैसेज पे। अब मैं इसमें चैट भी ऑफ कर रही हूँ, सब कुछ ऑफ कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि ये आपका क्विज है। ऑल द बेस्ट एवरीवन, ट्राई करना। लॉन्ग पैसेज है तो सबसे पहले क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। मैम कीवर्ड्स तो है ही नहीं इसमें, नहीं है। चलो चलिए
आ जाते हैं पैसेज पे। यहाँ से लेकर यहाँ तक रीडिंग करनी है, 1 मिनट का टाइम है। नेक्स्ट 1 मिनट फॉर एवरीवन। लास्ट पैराग्राफ। इसको ऐसे ही पढ़ लो बिना टाइमर के, छोटा सा है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन। कौन कौन से स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं ये आपको बताने हैं। मैं पैसेज समझा दूंगी, पहले एक बार खुद से ट्राई कर लो, देन आई विल एक्सप्लेन द पैसेज। अब ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं, इनमें कीवर्ड्स मार्क करो कि क्या इन तीनों चीजों में रिडक्शन हुआ है एक्सपोर्ट्स का। चलो देखते हैं, इन तीनों चीजों में देखते हैं एक्सपोर्ट्स किसमें कम हुए हैं। यहाँ पे तो नहीं दे रखा एक्सपोर्ट किसमें कम हुआ है, इसमें देखते हैं। हाँ, किस किस में एक्सपोर्ट कम हुआ है बताओ। फर्स्ट वाला ट्रू है या फॉल्स है। एक्सपोर्ट किस किस में कम हुआ है, कंप्यूटर, ट्रैवल और बिजनेस सर्विसेज। क्या वहां पे भी वही लिखा हुआ था। टेक का मतलब हो गया कंप्यूटर, टूरिज्म का मतलब हो गया ट्रैवल, कॉर्पोरेट सर्विसेज का मीनिंग हो गया बिजनेस सर्विसेज। चलो अगला वाला देखते हैं। जो इंडियन वर्कर्स जो हैं, जो बाहर काम कर रहे हैं, इंडिया के लोग जो पैसा भेज रहे हैं इंडिया में, तो बाहर जो इंडिया के लोग काम कर रहे हैं, जो पैसा भेज रहे हैं, वो बढ़ गया सेकेंड क्वार्टर में।
इसने प्रीवियस क्वार्टर, पिछले वाले क्वार्टर को और पिछले साल में सेम पीरियड को सरपास कर दिया। तो बाहर के लोग इंडिया में बहुत पैसा भेज रहे हैं, इंडिया के ही लोग जो बाहर काम कर रहे हैं वो इंडिया में बहुत पैसा भेज रहे हैं। चलो देखते हैं कहाँ लिखा हुआ था रेमिटेंसेस के बारे में। हाँ, दिस ट्रेंड इन रेमिटेंसेस यहां लिखा हुआ था। जो पैसा आ रहा है फ्रॉम इंडियंस वर्किंग अब्रॉड, ध्यान से पढ़ो यहां से यहां तक, ध्यान से पढ़ना, घोटाला मत करना। ये जो रिसिप्ट्स हैं ये कम हो गई इतने से, हालांकि वो पिछले साल से ज्यादा थी बट कम हो गई, कम हुई है। पिछले क्वार्टर में 28.6 थी, उसके बाद 27.11 हो गई, कम हो गई। रेमिटेंसेस जो थी वो इंक्रीज हो गई सेकेंड क्वार्टर में, सरपासिंग बोथ द प्रीवियस क्वार्टर एंड द सेम पीरियड इन द प्रीवियस ईयर। यहाँ पे क्या हुआ, इंक्रीज हुई। अच्छा दूसरी चीज, यहाँ पे अप्रैल से लेकर जून तक के क्वार्टर की बात हो रही है। सेकेंड क्वार्टर कौन सा होता है किसी भी साल का, जुलाई से लेकर सितंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर, ये सेकेंड क्वार्टर होता है। तो सेकेंड क्वार्टर के बारे में तो कोई बात ही नहीं दे रखी थी, ईयर के फर्स्ट क्वार्टर की बात हो रही थी, ईयर के फर्स्ट क्वार्टर की बात हो रही थी, सेकेंड क्वार्टर की तो कोई बात ही नहीं हो रही थी। चलो तो बताओ, अगला पढ़ो, मैं आपको बस हिंट्स दे रही हूँ। जिस तरीके से लैंडस्केप बदलता जा रहा है, एक्सपर्ट्स जो हैं बहुत ध्यान से मॉनिटर कर रहे हैं सीएडी को। जो फर्स्ट क्वार्टर, इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में क्या एक्सपेक्टेड है, फर्स्ट ईयर के सॉरी इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में क्या है एक्सपेक्टेड टू वीकन, कि कम हो जाएगा सीएडी। करंट अकाउंट डेफिसिट क्या कम हो रहा है, ऑथर ने चीख चीख के पूरे पैसेज में क्या बोला है कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या हो रहा है। करंट अकाउंट डेफिसिट का मीनिंग होता है इंपोर्ट्स माइनस एक्सपोर्ट्स। तो करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो रहा है या बढ़ रहा है, चलिए बताइए। तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स हैं जो आपको कौन से बताने हैं, फॉल्स वाले बताने हैं, कौन कौन से स्टेटमेंट्स फॉल्स हैं। कर दिया घोटाला। पहले पहले कर लो सारे, फिर एक साथ समझाऊंगी, अदरवाइज पैसेज को बिना समझाए समझा नहीं पाऊंगी। तो पहले कर लो आप लोग एक साथ सारे, फिर एक साथ समझाऊंगी सारे। चलो अगला, इन्फ्लुएंसेस बताने हैं।
जब मैक्सिमम लोगों के आंसर्स ठीक निकल रहे हैं, वंडरफुल। जो बच्चे कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा, बेटा मैंने समझाया ही नहीं है। अब एक बार ध्यान से समझते हैं एक एक चीज को। स्पोर्ट्स बता दो, इस पैसेज में क्या क्या स्पोर्ट्स रहे सभी के। इन द एवर इवॉल्विंग लैंडस्केप, जो लैंडस्केप बदलता जा रहा है, एनवायरनमेंट जो बदलता जा रहा है, इंडिया के इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो टर्म्स जो हमें बताते हैं कि इंडिया की इकोनॉमी कैसी चल रही है। तो अभी चेंजेस जो आए करंट अकाउंट डेफिसिट में, इसने चिंताओं को बढ़ा दिया है और लोग चिंतित हो गए हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के हिसाब से करंट अकाउंट डेफिसिट, जो बहुत क्रिटिकल मींस बहुत इंपॉर्टेंट मेजर है, नापता है किस चीज को, नापता है डिस्पैरिटी। डिस्पैरिटी मींस इनइक्वालिटी। ये नापता है कि कितनी इनइक्वालिटी है हमारे एक्सपोर्ट्स और इंपोर्ट्स के बीच में। इस करंट अकाउंट डेफिसिट में एक्सपेंशन हुआ है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया है अप्रैल से लेकर जून तक के क्वार्टर में। तो करंट अकाउंट डेफिसिट क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने का मतलब क्या होता है, हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या हो गया, बढ़ गया है। इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। तो ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा है, इतने से इतना हो गया है, ये बताता है कि कंट्री की इकोनॉमी चेंज हो रही है। एक सबसे बड़ा कारण है कि करंट अकाउंट डेफिसिट सर्ज, सर्ज मींस इंक्रीज हुआ है, वो क्या है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। एस्केलेटिंग मींस इंक्रीजिंग। हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता जा रहा है। ट्रेड डेफिसिट वही होता है कि हम कंट्री से इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। जो ट्रेड बैलेंस है, जो बताता है कि हमारे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के बीच में कितनी इक्वालिटी है, ट्रेड बैलेंस जो है बढ़ गया है। $2.6 बिलियन से $56.6 बिलियन हो गया 3 महीनों में। ये जो बढ़ोतरी हुई है ट्रेड डेफिसिट की, इसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा हमारी इकोनॉमी के ऊपर, जिसकी वजह से पॉलिसी मेकर्स और जो एनालिस्ट हैं उनको अब ध्यान देना पड़ेगा कि क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से ये इम्बैलेंस बढ़ गया है। तो पूरे पैराग्राफ को जब मैंने पढ़ा, सिर्फ मेन आइडिया एक ही था। क्या था मेन आइडिया, ऑथर ने चीख चीख के एक ही बात बोली थी, और वो क्या थी कि हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया है। अब हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट हम कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रेड बैलेंस है वो गड़बड़ा गया है। कंट्री के लिए कैसा साइन है, नेगेटिव साइन है। कंट्री के साथ जो चीज हो रही है गलत हो रही है। फर्स्ट पैराग्राफ समझ में आया सभी को, आगे बढ़े। चलो अगले पैराग्राफ को पढ़ते हैं। चीजों को और खराब किसने किया है, चीजों को खराब किया है डिक्रीज इन द नेट सर्विसेज रिसिप्ट्स, मतलब जितनी हम सर्विस देते हैं उसमें भी कमी आ गई है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इस सीईडी का। हमारी सर्विसेज भी अब हम कम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। ये क्यों हुआ है, क्योंकि हमारी सर्विसेज का जो एक्सपोर्ट है वो कम हो गया है। जैसे हम कंप्यूटर, ट्रैवल और बिजनेस सर्विसेज को एक्सपोर्ट करते हैं, तो इसमें भी कमी आ गई है।
तो जो सर्विस रिसीप्ट्स हैं वो बड़ी ज्यादा है अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें, लेकिन ये जो गिरावट हुई है इसकी वजह से इंडिया के करंट अकाउंट बैलेंस पे प्रेशर आ गया है। एक और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि जो हमारी प्राइवेट ट्रांसफर रिसिप्ट, जो प्राइवेट कंपनीज हैं जो एक्सपोर्ट करती हैं सर्विसेज को, जो नहीं, प्राइवेट ट्रांसफर रिसिप्ट का मतलब क्या है कि बाहर के जो इंडियंस हैं जो इंडिया में पैसा भेजते हैं, इंडियंस हैं बाहर जाके काम कर रहे हैं, इंडिया में जो पैसा भेज रहे हैं वो कम हो गया है, मतलब इंडिया के पास बाहर से पैसा कम आ रहा है। अप्रैल से लेकर जून तक का जो क्वार्टर था ये रिसीव्स $27.1 बिलियन गिर गई इतने से प्रीवियस क्वार्टर से। हालांकि ये हाई रही जब पिछले साल के सेम पीरियड को कंपेयर किया जाए, लेकिन ये कम हो गई। ये जो ट्रेंड आया है रेमिटेंस में ये चिंता वाली बात है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया भर में ग्रोथ कम हो रही है। इसका इम्पैक्ट को हम अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते और जो इकोनॉमिस्ट हैं वो हाईलाइट कर रहे हैं कि बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को बहुत ध्यान से देखें। इन सब चीजों के बाद एक्सपर्ट्स जो है बहुत ध्यान से देख रहे हैं सीएडी को। पहला लग रहा था कि सीएडी जो है राइज करेगा फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस फिस्कल ईयर, इस फाइनेंशियल ईयर के पहले क्वार्टर में। क्यों? क्योंकि ट्रेड डेफिसिट बहुत कम हो गया था, सर्विसेज भी हम कम दे रहे थे। अदिति नायर जो है उन्होंने क्या बोला कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो बढ़ गया है ये फोरकास्ट से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ट्रेड बैलेंस चलो तब भी स्ट्रांग है, लेकिन जो सर्विसेज ट्रेड सरप्लस था, पहले हम सोचते थे कि हम सर्विस तो कम से कम ज्यादा एक्सपोर्ट कर देंगे, और ये जो सेकेंडरी इनकम का जो बैलेंस था इसकी वजह से क्या हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया। फिर से ऑथर बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि सीएडी बढ़ गया है, सीएडी बढ़ गया है, सीएडी बढ़ गया है। फिर से ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया है बहुत कॉम्प्लिकेटेड सिनेरियो है। ये सब क्यों बढ़ा है? क्योंकि ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है, सर्विसेज कम एक्सपोर्ट हो रही हैं, लोग बाहर से इंडिया में पैसा कम भेज रहे हैं, तो ये सारी की सारी दिक्कतें हैं। फिर से वही बात रिपीट हो गई। एंटिसिपेटेड मींस जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। कंट्री जो है इन चैलेंजेस को नेविगेट करता है तो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, बहुत पॉलिसी मेकिंग बहुत अच्छी से करनी होगी, चीजें जरूरी होंगी जिससे कि हमारी कंट्री स्टेबल हो पाए। तो पूरे पैसेज को जब हमने रीड किया एक ही बात समझ में आई, ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया है। 3 फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बढ़ा है। पहला फैक्टर क्या है? हमारा ट्रेड बैलेंस खराब हो गया है। दूसरा फैक्टर क्या है? हमारे सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स कम हो गए हैं। तीसरा फैक्टर क्या है? जो इंडियंस बाहर रहते थे और इंडिया में पैसा भेजते थे, प्राइवेट ट्रांसफर जो करते थे पैसे को, वो भी कम हो गया है। तो इन 3 चीजों की वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ गया है। रेजिलियंस मींस स्ट्रेंथ, रेमिटेंस मींस जो पैसा आता है बाहर से इंडिया में। क्लियर? अब एक एक करके क्वेश्चंस पे आते हैं। बच्चे का कमेंट आ रहा है मैम क्लास बहुत बोरिंग है, तो बेटा कुछ इंटरेस्टिंग कर लो ना जिंदगी में, बोरिंग काम कर ही क्यों रहे हो? जाओ मूवी देखो, एंजॉय करो। पता है बैंक में काम करना भी बड़ा बोरिंग होगा, पूरे टाइम कंप्यूटर के सामने बैठ के शीट्स चेक करनी होंगी, मेल्स पढ़ने होंगे। बोरिंग काम कभी नहीं करना चाहिए जिंदगी में, हमेशा इंटरेस्टिंग काम करना चाहिए। तो जिन लोगों को बोरिंग लग रहा है प्लीज डोंट वेस्ट योर टाइम, क्योंकि टाइम बहुत कीमती है, भगवान ने एक ही जिंदगी दी है। इस जिंदगी में भी एंजॉय नहीं किया तो क्या किया, इसमें भी पढ़ाई में टाइम बर्बाद कर दिया तो क्या किया। चलो अब आते हैं पहले क्वेश्चन पे। यहाँ पे मुझे समझ नहीं आया आप लोगों ने घोटाला क्यों किया। ये स्टेटमेंट ट्रू था कि टेक में, टूरिज्म में और कॉर्पोरेट सर्विसेज में एक्सपोर्ट कम हो गया है। चलो अब अगला सवाल ये था, नहीं ये वाला नहीं, अगला वाला आपने गलत किया था शायद। जो रेमिटेंसेस हैं वो सेकेंड क्वार्टर में इंक्रीज हो गए। सेकेंड क्वार्टर में के बारे में तो कहीं बात ही नहीं हो रही थी। कांड से बात तो फर्स्ट क्वार्टर की हो रही थी, अप्रैल से लेकर जून वाले क्वार्टर की। बात तो फर्स्ट क्वार्टर की हो रही थी, अप्रैल से लेकर जून वाले क्वार्टर में क्या हुआ? जुलाई से लेकर अगस्त वाले क्वार्टर का तो कहीं दूर दूर तक मेंशन ही नहीं था। जुलाई से लेकर अगस्त वाले क्वार्टर का तो कहीं दूर दूर तक मेंशन नहीं था। तो हम कुछ नहीं कह सकते, ना ही हम कह सकते हैं ट्रू है, ना ही कह सकते हैं फॉल्स है। वी डोंट नो, हमें नहीं पता। नॉट मेंशन्ड इन पैसेज, पैसेज में मेंशन ही नहीं था।
इस क्वार्टर को लेके, तो इसको तो हम फॉल्स नहीं कह सकते। चलो, जो इकोनॉमिक लैंडस्केप बदलता जा रहा है, एक्सपर्ट्स बहुत ध्यान से देख रहे हैं, यहां तक सही था, लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट हम वीकन नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ने का एक्सपेक्टेशन था, तो ये फॉल्स था। तो आंसर क्या था? आंसर वाज ओनली सी, सिर्फ और सिर्फ सी आंसर था। कोई परेशानी किसी को? जब फाइनेंशियल ईयर नहीं दिया जाता है, इसका मतलब है प्रेजेंट ईयर की बात होगी। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कौन कौन से इन्फ्लुएंसेस हैं जो आप कह सकते हो पैसेज के बेसिस पे? इन्वेस्टर्स और जो बिजनेसेस हैं वो ट्रेड को मॉनिटर कर सकते हैं बहुत ध्यान से, क्योंकि ये उनके डिसीजन मेकिंग को इम्पैक्ट करेगा इंडिया के मार्केट को लेके, वो मॉनिटर कर सकते हैं। ये क्लियरली पैसेज में दिया हुआ था कि वो मॉनिटर करेंगे, ये बात क्लियरली पैसेज में दी हुई थी कि वो मॉनिटर करेंगे, विल मॉनिटर। तो ये विल मॉनिटर से पे अपनी अंडरस्टैंडिंग लगा के मे मॉनिटर कैसे हो गया कि वो मॉनिटर कर सकते हैं? इसमें तो कोई इन्फ्रेंस तो निकाला ही नहीं, जो पैसेज में लिखा हुआ था वही कह दिया। कोई इन्फ्रेंस तो निकाला ही नहीं, जो पैसेज में लिखा हुआ था वही कह दिया, तो ये तो आंसर नहीं हो सकता। और ऊपर से पैसेज में क्या लिखा हुआ था अगर हम इसको देखें तो एक्सपर्ट्स जो है क्लोजली वॉच कर रहे हैं। पैसेज में जो लिखा हुआ है उसको भी चेंज कर दिया, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सपर्ट्स जो है बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं, और यहाँ पे क्या कर दिया कि वो मॉनिटर कर सकते हैं। चलो अगला देखते हैं। करंट अकाउंट डेफिसिट का इस्तेमाल किया जाता है इस बात को इवैल्यूएट करने के लिए कि कंट्री जो है ज्यादा गुड्स को एक्सपोर्ट कर रही है, सर्विसेज को जितना वो इंपोर्ट कर रही है। क्लियर सी बात है, करंट अकाउंट डेफिसिट के बेसिस पे ही पैसेज में लिखा हुआ था कि करंट अकाउंट डेफिसिट क्या कर रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट बता रहा है कि एक्सपोर्ट कम हो रहे हैं, इंपोर्ट बढ़ रहे हैं। इसमें हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग लगाई कि इसका मतलब है इसको इसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो इसका मतलब इन्फ्लुएंस क्या निकला कि करंट अकाउंट डेफिसिट को इस चीज के लिए यूज किया जा रहा है। चलो, पॉलिसी मेकर्स को जरूरत पड़ सकती है कि वो ट्रेड को एनहांस करें और सेकेंडरी इनकम सोर्सेज को बढ़ाएं करंट अकाउंट डेफिसिट को मैनेज करने के लिए। अब सी को देखो, पैसेज में क्या लिखा हुआ था कि भाई ट्रेड कम हो रहा है, तो हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग लगाई ट्रेड कम हो रहा है, इसका मतलब है कि भाई कुछ तो करना पड़ेगा ट्रेड को बढ़ाने के लिए। पैसेज में लिखा हुआ था ट्रेड कम हो रहा है, हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग लगाई कि ट्रेड कम हो रहा है, तो कुछ तो करना पड़ेगा ट्रेड को करने के लिए, तो इससे हमें इन्फ्लुएंस क्या निकला, इससे हमारा इन्फ्लुएंस निकला कि पॉलिसी मेकर्स को अब जरूरत पड़ेगी कुछ ना कुछ कदम उठाने की, जिससे कि वो इस बैलेंस को ठीक कर सके। उनको या तो ट्रेड बढ़ाना पड़ेगा या फिर उनको कुछ और इनकम सोर्सेज बढ़ानी पड़ेगी। तो समझ में आ रहा है इन्फ्लुएंस होता क्या है? इन्फ्लुएंस कभी भी डायरेक्टली पैसेज में मेंशन नहीं होगा, हमेशा अपनी अंडरस्टैंडिंग लगेगी इन्फ्लुएंस में। क्या डिफरेंस क्लियर है कि ए आंसर क्यों नहीं हुआ, बी और सी आंसर क्यों हुए? क्योंकि इन दोनों में हमारी अंडरस्टैंडिंग लग रही थी, ये दोनों के दोनों क्लियरली पैसेज में मेंशन नहीं थे। कोई परेशानी? तो आंसर क्या हो गया? आंसर इज बोथ बी एंड सी। अगले क्वेश्चन पर आए, चलो नेक्स्ट पर आते हैं। अब कौन कौन से अजम्पशंस हैं जो पैसेज में हम ले सकते हैं? अजम्पशंस का मीनिंग क्या होता है? पैसेज के हिसाब से हम अजम्पशंस कर सकते हैं। अब अगर हमें पूरी तरीके से सीएडी को समझना है तो हमें और डेटा की जरूरत होगी, क्या ना सही बात है? अगर हमें इसको पूरी तरीके से समझना है तो और ज्यादा डिटेल में इकोनॉमिक एनालिसिस करना पड़ेगा, और ज्यादा डेटा होगा जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। अज्यूम कर सकते हैं इस चीज को कि जरूरत पड़ेगी भाई। और जो सीएडी सर्ज हुआ, जो इंक्रीज हुआ क्वार्टर में, ये इन सबको चिंता में डाल देगा कि कैसे इस ट्रेड डेफिसिट को टैकल किया जाए। पैसेज में लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि पॉलिसी मेकर्स जो है, इकोनॉमिस्ट जो है, वो इसको देख रहे हैं, ध्यान से देख रहे हैं। तो इसका मतलब इसके पीछे का असम्पशन क्या है कि ये सब चिंता में है। चिंता में तभी तो बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, चिंता में तभी तो बहुत क्लोजली वॉच कर रहे हैं।
तो अब इस सबसे इन सबको चिंता होगी। चलो अगला, जो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता जा रहा है, ये बता रहा है कि इंडिया की जो इकोनॉमिक सिचुएशन है वो इंट्रिकेट हो चुकी है। तो सीएडी का बढ़ना क्या है कि इंडिया की इकोनॉमिक सिचुएशन, इंट्रिकेट का मीनिंग क्या होता है, कॉम्प्लेक्स हो चुकी है। अच्छा एक चीज और, ये तीनों चलो अजम्पशंस तो है, बट इनमें से ना कुछ इन्फ्लुएंसेस भी हैं। आप लोग मुझे बता सकते हो इनमें से कौन कौन से इन्फ्लुएंसेस हैं? एक तो ये भी इन्फ्लुएंस है कि भाई हमने इन्फ्लुएंस से क्या निकाला, पैसेज में लिखा हुआ था करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, तो हमने क्या इन्फ्लुएंस निकाला अपनी अंडरस्टैंडिंग को लगा के कि भाई सिचुएशन तो खराब है। चलो ये देखते हैं ये इन्फ्लुएंस है या नहीं, कि ये जो है चिंता में डाल सकता है, ये कोई इन्फ्लुएंस तो नहीं है। ये चिंता में डाल सकता है पॉलिसी मेकर्स को, इकोनॉमिस्ट को, बिजनेसेस को, कि वो ट्रेड डेफिसिट को टैकल करें। इन्फ्लुएंस क्या होता है, इसने चिंता में डाल दिया है। क्या ये सब चिंतित हो गए हैं? इसको देखते हैं। इसको समझने के लिए अभी और ज्यादा एनालिसिस और डेटा की रिक्वायरमेंट है। ये इन्फ्लुएंस नहीं है। क्यों नहीं है इन्फ्लुएंस? अगर पैसेज में कहीं लिखा होता कि ये डेटा इनसफिशिएंट है, अगर पैसेज में कहीं लिखा होता कि ये डेटा इनसफिशिएंट है, तो हम इन्फ्लुएंस निकाल सकते थे कि हाँ भाई और डेटा की जरूरत है। बट पैसेज में तो ऐसा कहीं नहीं मेंशन है कि ये डेटा इनसफिशिएंट है, तो इसका मतलब ये भी इन्फ्लुएंस नहीं। क्या समझ में आ रहा है इन्फ्रेंस और अजम्पशन में क्या डिफरेंस है? अजम्पशन आप पैसेज को देखते हुए अपने हिसाब से लेते हो, इन्फ्रेंस पैसेज के हिसाब से ही होता है। तो ये अजम्पशन तो है, लेकिन क्योंकि पैसेज में कहीं मेंशन नहीं था कि डेटा कम है, तो ये इन्फ्रेंस नहीं है। ये अजम्पशन तो है कि ये चिंता में डाल देगा, इस बात को हम अज्यूम कर सकते हैं कि भाई चिंता में डाल देगा, लेकिन पैसेज में क्लियरली मेंशन था कि वो चिंता में जा चुके हैं, तो इसका मतलब ये इन्फ्लुएंस नहीं है। ये अजम्पशन तो है कि भाई सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो गई, इस बात को मान सकते हैं, और ये इन्फ्लुएंस भी है कि हाँ सच में ही सिचुएशन कॉम्प्लेक्स हो गई है। ये दोनों के दोनों है। कोई परेशानी? अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। अजम्पशन और इन्फ्लुएंस सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग पार्ट होता है आरसी में, और अभी ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, सबको लगेगा, लेकिन जब हम बार बार इस चीज को करेंगे, क्योंकि बहुत ना एक बहुत थिन लाइन है, जब हम इस चीज को बार बार करेंगे तो ये क्लैरिटी आएगी कि अजम्पशन और इन्फ्लुएंस में क्या डिफरेंस है। तो आंसर क्या हो गया इसका? ऑल ऑफ ए, बी एंड सी। अगला क्वेश्चन, इसमें घोटाला क्यों किया? ये तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी सबका सही होगा। पॉलिसी मेकिंग जरूरी होगी, मॉनिटरिंग जरूरी होगी, जिससे कि हम एक डाइवर्स जिसमें सब इंक्लूडेड हो, वो स्ट्रैटेजी अपना सके, हम जो चीजें चल रही हैं उसको, उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके, हम इंडिया की स्ट्रेंथ को बचा सके। सारे के सारे पॉजिटिव टोन थे। डाइवर्स पॉजिटिव होता है बेटा, डाइवर्स मींस डिफरेंट। सारे के सारे पॉजिटिव टोन थे, कोई नेगेटिव था ही नहीं। सजेशन दे रहे हो, सजेशन हमेशा पॉजिटिव चीज के लिए दोगे, तो यहाँ पे टोन कैसी आएगी? पॉजिटिव ही आएगी। तो हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं जिसमें पॉलिसीज भी इंक्लूड हो, फाइनेंशियल कदम भी इंक्लूड हो, हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकेंगे। जो इंडिया के जो एक्सटर्नल अकाउंट्स मींस जो हमारे एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, इम्पोर्ट्स हो रहे हैं, इनको एक्सटर्नल अकाउंट्स बोलते हैं। तो इनका जो, इनमें जो बदलाव आ रहा है, इवॉल्विंग डायनामिक्स मींस इनमें जो बदलाव आ रहा है, उनकी प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व कर सके, हम इंडिया की स्ट्रेंथ को बढ़ा सके। एक्सटर्नल अकाउंट्स मींस इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट, जो बाहर की कंट्रीज के साथ अकाउंट्स हैं, तो इसका मतलब जो इम्पोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं। तो आंसर इज अगेन ऑल ऑफ ए, बी एंड सी। अगला क्वेश्चन, टोन कैसी थी? एनालिटिकल टोन का मतलब होता है जहां पे आपको चीजें डिटेल में बता रखी हो, फैक्ट्स फिगर्स दे रखे हो, डेटा दे रखा हो। ऑब्जेक्टिव टोन का मतलब भी क्या होता है? जहां पे डेटा दे रखा हो, जहां पे फैक्ट्स एंड फिगर्स दे रखे हो। डॉगमेटिक टोन का मतलब होता है ऑथर किसी बात पे विश्वास करता है और उसी बात को ऑथर बार बार कह रहा है।
फिक्स्ड बिलीव्स, कट्टरवाद कहते हैं इसे। मतलब ऑथर के क्या है, कुछ बिलीव्स हैं, ऑथर की कोई सोच है, कोई उसकी थिंकिंग है, और उसी थिंकिंग को ऑथर सही प्रूफ करने में लगे हुए हैं, उस तरह की टोन को बोलते हैं डॉगमेटिक टोन। तो ये तो नहीं हो सकता। तो आंसर इज व्हाट, बोथ ए एंड। कोई परेशानी किसी को भी, एनीवन? आज की क्लास पसंद आई, मजा आया? बात करते हैं वोकैबुलरी और ग्रामर। आज टाइम नहीं मिल पाया वोकैबुलरी और ग्रामर के लिए, क्योंकि आज के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा टफ थे, बट कोई नहीं, थोड़ा सा कर लेते हैं एक बार वोकैबुलरी और ग्रामर। अदरवाइज एवरी डे विल डू इट फॉर 20 मिनट्स, बट आज थोड़ा सा करते हैं। मैं आप लोगों को 6 वर्ड्स लिख रही हूँ, इन 6 वर्ड्स के मीनिंग आज हमें याद करते हैं, ठीक है? वो वर्ड्स जो बहुत बार यूज होते हैं एग्जाम्स में। पहला वर्ड है फिलैंथ्रोपिक, अल्ट्रुइस्ट और बेनेवोलेंट। दूसरी कैटेगरी है मिसैंथ्रोपिक, मिसोजिनिस्ट एंड मिसोगैमिस्ट। तीसरी कैटेगरी है ओमनी प्रेजेंट, ओमनीपोटेंट, ओमनीबस। फोर्थ कैटेगरी इज थीस्ट, एथीस्ट, थियोक्रेसी। फिफ्थ कैटेगरी इज ubiquitous, rampant, rife. And the last category is pandemic, epidemic and endemic. इस तरीके से ना हम वोकैबुलरी की क्लास कैटेगरी वाइज करेंगे, कुछ कुछ कैटेगरीज करते हुए जाएंगे और उन कैटेगरीज के मीनिंग समझते हो। हालांकि अब ये 6 कैटेगरीज हैं, बट टोटल वर्ड्स जो हैं कितने हैं, 18 वर्ड्स हैं। चलो देखते हैं। फिलैंथ्रोपिक, यहाँ पे इनको याद करने की ट्रिक होगी। फाइल मीन्स लव, एंथ्रोपो मीन्स ह्यूमन, ऑल्टर मीन्स अदर, बेने या EU मीन्स गुड, मिस मीन्स हेट, गायने means women, gamos means marriage, omni means all, theo means God, pot means power, crazy means rule, demo means people, pan means all। चलो अब आ जाते हैं यहाँ पे, सारे वर्ड्स के मीनिंग्स आप लिखते चलेंगे। फिलैंथ्रोपिक, वन हु लव्स पीपल। फाइल लिखा हुआ था, फाइल का मीनिंग क्या था, प्यार। तो मिसैंथ्रोपिक क्या हो गया, वन हु हेट्स पीपल। क्यों, मिस का मीनिंग क्या था, मिसोजिनिस्ट, गायने का मीनिंग क्या था, विमेन, तो वन हु हेट्स विमेन। तो मिसोगैमिस्ट क्या हो गया, वन हु हेट्स मैरिज। अल्ट्रुइस्ट, बेनेवोलेंट, दोनों क्या है, सिनोनिम्स हैं इसके। ओमनी प्रेजेंट, ओमनी मीन्स ऑल, प्रेजेंट सब जगह प्रेजेंट हो, वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर।
जो सब जगह प्रेजेंट हो। ये तीनों क्या है? सिनोनिम्स हैं। किसके? ओमनी प्रेजेंट के। किसके सिनोनिम्स हैं? ओमनी प्रेजेंट के, जो क्या हो? सब जगह प्रेजेंट हो। ओमनी पोटेंट, पोटेंट का मीनिंग था पावर, ओमनी पोटेंट इज ऑल पावरफुल, जिसके पास सारी पावर है। ओमनी पोटेंट। ओमनी बस, बस क्या होती है? ट्रैवलिंग के लिए इस्तेमाल की जाती है, तो ओमनी बस अ व्हीकल जिसके अंदर कुछ भी किया जा सके। दैट इज मल्टीपर्पज, जिसके अंदर बहुत सारे पर्पस के लिए जिसको यूज किया जा सके, मिठाइयां ले जाने के लिए, लोगों को ले जाने के लिए, किडनैपिंग के लिए। थियो का मीनिंग था गॉड, तो थीस्ट हु बिलीव्स इन गॉड। एथिस्ट, नास्तिक हु डजंट बिलीव इन गॉड। क्या याद हो रहे इस तरीके से? थियोक्रेसी, क्रेसी का मीनिंग था रूल, थियो का मीनिंग था गॉड, तो रूल ऑफ गॉड, भगवान का रूल। पैंडेमिक, पैन का मीनिंग था ऑल, डेमिक का मीनिंग था लोग, तो विच अफेक्ट्स एवरीवन, वो बीमारी जो हर किसी को अफेक्ट करे। एपिडेमिक, जो एक बहुत बड़े एरिया को इफेक्ट करे, विच अफेक्ट्स अ लार्ज एरिया, अफेक्ट्स पीपल इन अ लार्ज एरिया, बहुत बड़े एरिया में लोगों को अफेक्ट करे। एंडेमिक, जो एक छोटे से एरिया में लोगों को अफेक्ट करे, which affects people in a smaller area, जो एक छोटे से एरिया में लोगों को अफेक्ट करे, वो क्या हो गया? दैट इज एंडेमिक। क्या सारे वर्ड्स क्लियर हैं सभी को? एवरीवन अपनी कॉपीज में ना एक वोकैबुलरी की अलग से नोटबुक बना लो, या वोकैबुलरी का एक अलग से सेक्शन बना लो, और उसमें ये लिखते हुए चलना। तो ऐसे करके हम कोशिश करेंगे रोज 10-10, 15-15 या 20-20 वर्ड्स को हम रेगुलरली कर सकें। चलो, ग्रामर के 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स पे आते हैं। हालांकि टाइम ओवर होने वाला है, हमको सबकी क्लास खत्म स्टार्ट होने वाली है। 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन मैं कल की क्लास में करूंगी, बट वो जो सबसे ज्यादा यूज होते हैं, एग्जाम्स में बार बार आते हैं। पहला, एग्जाम में बहुत बार आ चुका है, प्रेफर के साथ क्या लगता है? टू। प्रेफर टी टू कॉफी होता है। दूसरा, दो सेम नाउन्स अगर सेम उससे कनेक्टेड हो, एक ही प्रेपोजिशन से कनेक्टेड हो दो सेम नाउन, तो वो हमेशा किस फॉर्म में आते हैं? वो हमेशा अपने सिंगुलर फॉर्म में आते हैं। तीसरा, अगर नंबर यूनिट नाउन दिया हो या फिर नंबर यूनिट एडजेक्टिव दिया हो, तो यूनिट कैसी आती है? यूनिट हमेशा सिंगुलर आती है। अगला, जिन वर्ड्स के लास्ट में IOR लगता है उनके साथ हम क्या लगाते हैं? TO2 प्रेपोजिशन लगाते हैं। बहुत सारे लोगों को एल्डर के आगे टू लगाने की कोशिश करते हैं, बट एल्डर के साथ भी क्या आता है? देन आता है, टू नहीं आता है एल्डर के साथ। ओल्डर के साथ भी देन आता है, टू नहीं आता। बहुत सारे लोग एल्डर और ओल्डर के साथ टू लगाने की कोशिश करते हैं। आखिरी कॉन्सेप्ट जो बहुत बार एग्जाम्स में आता है कि एडवर्ब जो है एडजेक्टिव के बारे में बताता है, एडजेक्टिव जो है नाउन के बारे में बताता है। तो बहुत बार क्या करते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच में घोटाला कर देते हैं। वेरी फास्ट बोलर, वो जो है बहुत फास्ट बोलर है, तो बोलर क्या है? नाउन। फास्ट कैसा बोलर है? फास्ट, फास्ट क्या हो गया? एडजेक्टिव। और कितना फास्ट? बहुत फास्ट, तो वेरी क्या हो गया? एडवर्ब। तो इन तीनों का रिश्ता ऐसे होता है, बहुत बार तीनों इस तरीके से सेंटेंस में यूज किए जाते हैं। तो ऐसे रोज 5-5 ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करते रहेंगे, 15-15, 20-20 वर्ड्स होके आपके करते रहेंगे, तो साथ के साथ ये भी होता हुआ चलेगा, और टॉपिक वाइज तो आपकी क्लासेस चली रही है। आई होप आज के सेशन में सभी ने एंजॉय किया होगा, मजा आया होगा। मेक श्योर कीजिए कि आप क्लासेस में रेगुलरली आइए, एक आदत बना लो परफेक्शन को। अगर परफेक्शन की एक हैबिट बन गई, थोड़ा स्टार्टिंग में डिफिकल्ट लगेगा, स्टार्टिंग में लगेगा अरे मैडम यार नाउन टू नाउन पढ़ाओ, आप तो कुछ इजी सा पढ़ाओ मैम, स्टोरी वाले आरसीज कराओ, जैसा कल एक आरसी कराया था ना वो कराओ। ऐसा दिल बहुत बार कहेगा, ये मैम इकोनॉमी है, फाइनेंस वाले मत लो, ऐसा मन बहुत बार कहेगा।
लेकिन स्टॉप रनिंग आफ्टर इजी थिंग्स। मेरे लिए भी बहुत आसान है इजी आरसी बनाना, इजी पैराजंबल बनाना, टाइम भी कम लगेगा बनाने में, समझाने में भी एफर्ट कम लगेंगे, लेकिन उससे सिलेक्शन नहीं होता है। प्रॉब्लम ही तो ये है। तो खतरनाक चीजों को देख के डरना नहीं है, बस रोज अपने आप को चैलेंज करना है। परफेक्शन का मतलब है रोज अपने आप को चैलेंज करना है, सिर्फ क्लास में आके बैठना नहीं है कि दिमाग बंद करके बैठे आराम से, नहीं, रोज चैलेंजिंग चैलेंजिंग चीजों को करना है। तभी तो एग्जाम में जाके कहोगे कि मैम इतना इजी पेपर क्यों आता है। ठीक है, चलो। अच्छा, सभी को पता है ना आप लोगों को क्विजेस मिलना स्टार्ट हो गए हैं। तो अगर आप लोग इंग्लिश वाले क्विज वाले सेक्शन में जाओगे तो आपको वहां पे बहुत सारे क्विजेस दिख रहे होंगे। एक प्रीलिम्स का क्विज होता है, एक मेंस का क्विज होता है। तो एक हैबिट बना लो कि रोज एक प्रीलिम्स का क्विज आपको देना है और रोज आप